ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। ना इधर ना उधर, हर खबर की पूरी खबर, न लाग लपेट न खबरों में खोट। आप देख रहे हैं एबीपी रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ शीरीन। शुरुआत कर लेते हैं उन खबरों से जो आगे आपको हम विस्तार से दिखाने वाले हैं। मोदी कैबिनेट ने 2027 में होने वाली जनगणना के लिए 11,718 करोड़ का बजट मंजूर किया है। अश्विनी वैष्णव बोले, पहली बार देश में होगी डिजिटल जनगणना। इधर यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष को लेकर अटकलों का दौर तेज हो गया है। कल नामांकन और रविवार को इसका ऐलान होगा। महाराजगंज से सांसद पंकज चौधरी का नाम सबसे आगे चल रहा है। इधर कोलकाता में गीता पाठ के दौरान नॉनवेज बेचने वालों की पिटाई पर राजनीति गर्म हो गई है। ममता बोली, ये यूपी नहीं, ये बंगाल है। तो वहीं शुभेंदु अधिकारी ने आरोपियों का स्वागत किया है। मुंबई के गोरेगांव में आवारा कुत्ते की दहशत है। 24 घंटे के भीतर 16 लोगों पर अटैक किया है इसने। लोगों ने प्रशासन और सरकार से इस बाबत मदद मांगी। झारखंड के देवघर में बेकाबू कार ने एक युवक की जान ले ली। हादसे के समय युवक अपने घर का गेट खोलने के लिए इंतजार कर रहा था, तभी पीछे से कार ने उसे टक्कर मारी। ये उसी हादसे की डरा देने वाली तस्वीर है। मानो काल घर के दरवाजे पर पहुंच गया। युवक को अंदाजा भी नहीं था कि अगले कुछ ही पलों में वो मौत की टक्कर का शिकार हो जाएगा। हादसे के बाद पूरा माहौल धुआं-धुआं हो गया। गनीमत रही कि कार में बैठे सभी लोग सुरक्षित थे। सभी बाहर निकल आए, लेकिन घर के बाहर खड़ा आलोक कार की टक्कर में बुरी तरह घायल हो गया। आसपास के लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन भीषण टक्कर से मिली चोट ने उसकी जान ले ली। कार ड्राइवर की शराब के नशे में होने की बात कही जा रही है। आलोक के परिवार ने जेएमएम नेता के परिवार के सदस्य समेत कई लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। मुंबई के गोरेगांव से ऐसी खौफनाक तस्वीर आई जिसको देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। जहां एक आवारा कुत्ते ने ऐसा आतंक मचाया जिसके सामने हर कोई थर-थर कांप रहा है। हमला ऐसा कि देखने वाले की जान हलक में अटक जाए। कुत्ता अचानक उछला और किसी खूंखार शिकारी की तरह चिपक गया। ऐसा लगा मानो कुत्ता हमला करने में ट्रेंड हो। सिक्योरिटी गार्ड ने किसी तरह खुद को बचाया, लेकिन तब तक वो लहूलुहान हो चुका था। इस कुत्ते ने उस शख्स पर हमला किया जिसको वो रोजाना देखता है, लेकिन लोगों को सुरक्षा देने वाला सिक्योरिटी गार्ड भी खुद को इस हमले से नहीं बचा पाया। ऐसे में सोचिए, अगर इसकी जगह कोई बच्चा होता तो उसकी हालत क्या होती। इसलिए गली में बच्चों को अकेला मत छोड़िए, सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। आपने इस कुत्ते के हमले की एक तस्वीर देखी, लेकिन इसी तरह से इस कुत्ते ने सिर्फ 24 घंटे के अंदर ही 16 लोगों पर हमला करके उन्हें लहूलुहान कर दिया है। कुत्ते के हमले से इलाके के लोग दहशत में हैं और मसला विधानसभा तक पहुंच चुका है। अगर गली के कुत्ते ऐसे भयानक हमले करने लगे तो फिर किसी दूसरी आफत की जरूरत नहीं है। इस कुत्ते ने लोगों पर जिस तरह से हमला किया है, उनकी तस्वीरें भी हम आपको नहीं दिखा सकते। मुंबई के गोरेगांव में इस इलाके के लोग इस आफत की वजह से घर में रहने को मजबूर है। खड़ा था, चाय पी रहा था और पीछे से आया, डायरेक्ट हमला कर दिया। हमला करा तो जब मैं हाथ देखा तो मेरे की उंगली कट के नीचे गिर गई। सुबह 7 बजे हमारा हुआ और उसके बाद में वो जंप करके सीधा सीने पर काट लिया। एक तरफ कुत्ते से पीड़ित लोग हैं तो दूसरी तरफ डॉग लवर भी खड़े हो गए हैं। एक दुर्घटना के कारण हम सारे कुत्तों को ब्लेम नहीं कर सकते। जैसे एक डॉग के कारण हम इतना बवाल मचा रहे हैं, एक मर्डर कर देते, एक रेप हो जाता है, पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम्स हो जाती है, तो क्या हम उस बारे में इतनी चर्चा करते हैं। कुत्ते की इस दहशत और हमले की गूंज विधानसभा तक भी पहुंच गई। प्राणी मित्रांना कुत्र्यांवर जास्त प्रेम आहे, पण ती कुत्री ज्या माणसाला जातं त्यांच्यावर प्रेम नाही, आणि जे प्राणी मित्र आहेत त्यांच्या घरी एक पण कुत्रा नाही। सोसाइटी और मोहल्लों में कुत्तों के हमले की समस्या समूचे देश में आम है और कोर्ट की दखल के बावजूद अभी तक इस मुसीबत का कोई सीधा हल दिखाई नहीं देता। ऐसे में सावधानी ही बचाव है। दिल्ली का शाहदरा इलाका उस वक्त दहल उठा जब बदमाशों ने सड़क पर एक बाइक सवार पर फायरिंग कर दी। वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई और पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। जोगिंदर सिंह अपने वर्कर के साथ बाइक पर काम से लौट रहे थे, तभी बदमाशों ने उनके ऊपर फायरिंग कर दी। दोबारा देखिए, बदमाश काफी दूर से जोगिंदर सिंह का पीछा करते हुए आए। सड़क पर स्पीड ब्रेकर था, बाइक की रफ्तार धीमी हुई, तभी बदमाशों ने जोगिंदर पर गोलियां चला दी। घायल जोगिंदर जमीन पर गिर गए। बदमाश फरार हो गए, लेकिन पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई।
यही वो स्पॉट है जहां पर जोगिंदर सिंह भल्ला को गोली मारी गई है। जोगिंदर सिंह भल्ला, उनको 3 गोली लगी है। 50 वर्ष उनकी आयु बताई जा रही है और बिल्डर का वो काम करते थे और एक उनकी डेयरी भी थी। वारदात दिल्ली में शाहदरा के बलबीर नगर में हुई, जिसके बाद इलाके में दहशत का माहौल है। यूपी के मुरादाबाद में एक शादी समारोह में इस वक्त बवाल मच गया जब कुछ दबंगों ने हॉल में आकर लोगों के साथ मारपीट शुरू कर दी। देखते ही देखते हालात ऐसे बिगड़े कि बेकाबू हो गए। दोनों पक्षों में कुर्सी युद्ध शुरू हो गया। कोई इधर से कुर्सी मारता तो कोई दूसरी तरफ से। किसी के सर पर चोट लगी तो किसी के हाथ पर। दबंगों पर मानो जैसे खून सवार हो चुका था। कोई कुछ सुनने को राजी ही नहीं था। पूरे हॉल में रखी कुर्सियों का भरपूर इस्तेमाल हुआ, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला बिस्मिल्ला शादी हॉल का है। हालांकि मारपीट क्यों हुई इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। यूपी के हापुड़ से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां हापुड़ के कलेक्टरगंज इलाके में एक कारोबारी अचानक सड़क पर गिर गए और फिर जो हुआ वो चमत्कार से कम नहीं। घर के बाहर गाड़ी रुकी, कारोबारी राजीव कुमार कार से उतरे और कुछ सेकंड बाद उन्हें हार्ट अटैक आ गया और वो सड़क पर गिर गए। डिक्की से सामान निकाल रहा कारोबारी का भतीजा तेजी से चाचा की तरफ दौड़ा और उन्हें फौरन CPR देना शुरू किया। ठीक हो? क्या हो गया? भतीजे सोनू चुग काफी देर तक चाचा राजीव कुमार की छाती को दबाता रहा, उनकी जान बचाने की कोशिश करता रहा और आखिरकार भतीजे की सूझबूझ रंग लाई। वक्त पर CPR मिलने से चाचा की सांसें लौट आई, उन्हें नया जीवन मिल गया। इधर उत्तर प्रदेश के हाथरस में बेखौफ मनचलों ने सरे राह छात्रा से छेड़खानी की। औरंगाबाद इलाके में बाइक सवार युवकों ने छात्रा के गाल पर हाथ मारा और मौके से फरार हो गए। और ये तब हुआ जब वो छात्रा अपनी दोस्त के साथ कोचिंग क्लास से लौट रही थी। दोनों छात्राएं गली से जा रही थी, तभी सामने से एक बाइक पर 3 युवक आए और उनमें से एक युवक ने छात्रा के गाल पर हाथ मारा। मनचलों की यह हरकत वहां लगे CCTV में रिकॉर्ड हो गई। घटना के बाद बाइक सवार आरोपी फरार हो गए। वायरल वीडियो का पुलिस ने संज्ञान लिया और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही। गोवा नाइट क्लब में अग्निकांड के बाद एक और नाइट क्लब में आग ने जमकर तांडव मचाया। इस बार ओडिशा के भुवनेश्वर में मौजूद एक नाइट क्लब में आग लगी। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है, लेकिन आग तेजी से फैली, जिसके बाद नाइट क्लब से आग की ऊंची ऊंची लपटें निकलती दिखाई दी। वहां से काले धुएं का गुबार उठा और आसमान में फैल गया। लेकिन लोगों के हाथ पांव तब फूल गए जब आग पास की फर्नीचर की दुकान में भी फैल गई। घटना की खबर मिलते ही दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और आग बुझाने के काम में जुट गए। काफी कोशिश के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन इस आग में नाइट क्लब पूरी तरह बर्बाद हो गया। वहां रखी कुर्सियां और फर्नीचर समेत सभी सामान जलकर राख हो गए। देश की राजधानी दिल्ली में आज बुलडोजर का ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिला, जहां के पौष इलाके सैनिक फार्म में DDA ने बड़ी कार्रवाई की और अवैध रूप से बनाए गए बंगले को ध्वस्त कर दिया। करोड़ों की कोठी देखते ही देखते मिट्टी में मिल गई। DDA के कई बुलडोजर ने एक साथ सुबह सुबह घर के बाहर दस्तक दे दी। भारी पुलिस फोर्स के साथ प्रशासन के बड़े अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। पुलिस के लिए आसपास के लोगों की भीड़ को संभालना भी बड़ी चुनौती बन गया। जिनकी कोठी पर प्रशासन का डंडा चला, उन्होंने इस कार्रवाई को गैर कानूनी बताया। कोर्ट हमारे लिए नहीं है, कोर्ट किसके लिए है? जिसको कुछ भी नोटिस निकालना है। पूरा जो कह रहे हैं संविधान संविधान, कौन सा संविधान, किसका संविधान? हमारा तो नहीं है वो। कोठी के मालिकों का आरोप है कि इलाके के दूसरे घरों को कोर्ट का स्टे मिल गया, उनको भी स्टे ना मिल जाए, इस डर से DDA ने जल्दबाजी में बुलडोजर चलाया। इधर गुजरात में आग से उस वक्त हड़कंप मचा जहां के वलसाड की एक कंपनी में भयंकर आग लग गई। आग इस कदर फैली कि पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग की लपटें और काला धुआं ऐसा जिसे देखकर ही पसीना आ जाए। ऐसा लगा मानो कहीं ज्वालामुखी फटा हो। आग की लपटों के साथ निकलते धुएं ने पूरे इलाके में आक्रमण कर लिया। हर तरफ भागम भाग मच गई। सूचना पर दमकल की 7 गाड़ियां मौके पर पहुंची। राहत की बात यह रही कि आग लगते ही कंपनी में काम कर रहे सभी कर्मी सुरक्षित बाहर निकल गए थे।
नहीं तो इस आग से जान का भी नुकसान हो सकता था। आग कैसे लगी, एक्सपर्ट इसकी जांच में जुटे हैं। अवैध कफ सिरप के मामले में ईडी ने एक बड़ा एक्शन लिया है। सुबह करीब 7:30 बजे ईडी की लखनऊ यूनिट टीम ने कफ सिरप के अवैध गोरख धंधे से जुड़े हुए लोगों के 25 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की, जिससे हड़कंप मच गया। प्रवर्तन निदेशालय की टीम सुबह सुबह मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल के घर पर पहुंची। ईडी की टीम ने दलबल के साथ जाकर शुभम जायसवाल के परिवार वालों से पूछताछ की और अवैध कफ सिरप से जुड़े सिंडिकेट के बारे में जानकारी जुटाई। ये देखिए ईडी का ये वाहन है और करीब घंटे भर पहले यहाँ पर ईडी पहुंची। इसके बाद शुभम जायसवाल के परिजनों से पूछताछ की जा रही है। दरअसल अवैध कफ सिरप के सेवन से कई बच्चों की मौत होने के बाद से ये मामला सुर्खियों में बना हुआ है। इस गोरख धंधे में शुभम जायसवाल को मुख्य आरोपी बनाया गया है, जिसके सहयोगी आलोक सिंह और अमित सिंह हैं। आलोक सिंह को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल अभी भी फरार है। क्योंकि पिछले कुछ महीनों में यूपी के लखनऊ, सोनभद्र, सहारनपुर, गाजियाबाद समेत दिल्ली, गुजरात, मुंबई और झारखंड में कोडीन फॉर्मूले से बने एक कफ सिरप की खरीद बिक्री की गई। इसीलिए ईडी की टीम यहां पर भी पहुंची। यूपी के सहारनपुर में तो 11 नवंबर को पकड़े गए 4 आरोपी विभोर राणा, विशाल सिंह, बिट्टू कुमार, सचिन कुमार के ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा। सहारनपुर के सदर बाजार, शास्त्री नगर, पेपर मिल रोड पर ईडी ने दबिश दी और अवैध कफ सिरप की खरीद बिक्री से हुए हजारों करोड़ों रुपए के अवैध व्यापार का पता लगाने की कोशिश की। इतना ही नहीं, चार्टर्ड अकाउंटेंट विष्णु अग्रवाल के ठिकानों पर भी ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। सहारनपुर के अलावा झारखंड के धनबाद में भी ईडी का एक्शन देखने को मिला, जहां ईडी की टीम ने अवैध कफ सिरप के गोरख धंधे से जुड़े लोगों के ठिकानों पर और फर्मों पर छापेमारी करके उनसे पूछताछ की। पश्चिम बंगाल में 2024 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही सियासी धर्म युद्ध शुरू हो चुका है। इसकी शुरुआत टीएमसी से निकाले गए हुमायूं कबीर ने की। अयोध्या जैसी बाबरी मस्जिद की नींव रखी और अब बंगाल में राम मंदिर बनाने की मांग भी तेज हो गई है। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखे जाने के बाद कोलकाता में राम मंदिर बनाने का ऐलान किया गया। सॉल्ट लेक इलाके में राम मंदिर की मांग वाले पोस्टर्स लगाए गए। बिधान नगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एरिया समेत कई जगहों पर ऐसे बैनर लगे हैं। यही नहीं, सॉल्ट लेक में राम मंदिर के लिए लोगों से 1 रुपए का चंदा इकट्ठा किया जा रहा है। 26 मार्च को रामनवमी के दिन मंदिर का शिलान्यास होगा और काम शुरू हो जाएगा। उन्होंने दावा किया कि राम मंदिर के साथ स्कूल, हॉस्पिटल और ओल्ड एज होम भी बनाए जाएंगे। भूमि पूजन एवं शिलान्यास আমরা করব आगामी 26 मार्च रामनवमी के दिन सकाल 10टाয়। संजय पायरा का दावा है कि जगह की कोई कमी नहीं होगी। कई लोगों ने जमीन देने का आश्वासन दिया है। जल्द ही जमीन और जगह के बारे में जानकारी दे दी जाएगी। दावा किया जा रहा है कि सॉल्ट लेक में राम मंदिर 4 बीघा में बनाया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी के शिलान्यास के बाद पहले शुक्रवार के दिन जुमे की नमाज पढ़ने के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। बाबरी की नींव रखने वाले हुमायूं कबीर के साथ हजारों की संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने वहां नमाज अदा की। जुम्मा नमाज हुआ, इतना कवर हुआ, इतना आदमी आया, मेरा ख्याल से लाखों लोग जमात हो गया। स्थानीय प्रशासन भी इस कार्यक्रम को लेकर सतर्क था। भीड़ के बढ़ने की संभावना को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी की स्थिति न बने। हालांकि नमाज पूरी तरह शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई और किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली। राजस्थान के सीकर की कृषि उपज मंडी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक साथ 15 दुकानों के ताले टूटे पड़े मिले। चोरों ने लाखों रुपए की नकदी, सामान और चेकबुक पर अपना हाथ साफ किया, जिसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें 3 नकाबपोश चोर इस घटना को अंजाम देते नजर आए।
एक दुकान में दाखिल हुए आरोपियों ने पहले वहां रखे सामान को एक बोरी में रखा और फिर काफी कोशिश के बाद अलमारी के दरवाजे को तोड़कर उसमें रखे रुपए और दूसरा सामान लेकर फरार हो गए। इस घटना के बाद व्यापारियों में काफी आक्रोश नजर आया। जब तक इन चोरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तब तक मंडी में व्यापार स्थगित रखा जाएगा। व्यापारियों ने पुलिस प्रशासन पर भी लापरवाही का आरोप लगाया। हमारे देश में अदालतों को इंसाफ का मंदिर कहा जाता है। जब कहीं किसी के साथ अन्याय होता है तो वो जानता है कि देश की अदालतें उसे न्याय दिलवाएंगी, लेकिन अक्सर इंसाफ का इंतजार बरसों लंबा हो जाता है। केंद्र सरकार ने संसद में अदालतों में लंबित मुकदमों के बारे में हैरान करने वाली जानकारी दी है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक देश की अदालतों में 5 करोड़ 49 लाख मुकदमे लंबित पड़े हैं। इनमें करीब 91,000 मामले तो देश की सर्वोच्च अदालत में फैसले का इंतजार कर रहे हैं। देश के 25 हाईकोर्ट्स में 63,63,000 से ज्यादा मामले लंबित पड़े हैं। वहीं निचली अदालतों में करीब 4 करोड़ 85 लाख मुकदमे लंबित हैं। जानकारी के मुताबिक करीब 60,000 मामले बीते 30 सालों से देश की अलग अदालतों में इंसाफ की आस में है। कानून मंत्री के मुताबिक मामलों की जटिलता, सबूतों की स्थिति, वकील, जांच एजेंसियां, गवाह और मुकदमा करने वालों की वजह से भी मामले अटक जाते हैं। कानून मंत्री ने यह भी माना कि अदालतों में स्टाफ और बुनियादी ढांचे में कमी भी मामलों में देरी की एक वजह है। उत्तर प्रदेश में नए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के नाम को लेकर चर्चाएं काफी तेज हैं। ऐसे में एक नाम सामने आया है जो चर्चा में सबसे आगे है और ये नाम ओबीसी वर्ग यानी कुर्मी समुदाय से आता है। सूत्रों के हवाले से मिल रही जानकारी के मुताबिक महाराजगंज से बीजेपी सांसद पंकज चौधरी यूपी बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष हो सकते हैं। पंकज चौधरी रेस में सबसे आगे चल रहे हैं और केंद्रीय नेतृत्व की पसंद भी बने हुए हैं। यूपी के नए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को लेकर शनिवार को लखनऊ में नामांकन होना है। इस चुनाव में 5 लोकसभा सांसद वोट डाल सकेंगे, जबकि 8 विधान परिषद सदस्य भी वोट करेंगे। इसके अलावा 26 विधानसभा सदस्य और 425 जिलाध्यक्ष, प्रदेश प्रांतीय परिषद सदस्य वोट डालने के पात्र होंगे। पंकज चौधरी का नाम कितना आगे चल रहा है, इसका अंदाजा आप संसद से आए एक बयान को सुनकर लगा सकते हैं। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने लोकसभा में कार्यवाही के दौरान एडवांस में ही पंकज चौधरी को बधाई दे डाली। जो पंकज चौधरी जी आपके एमओएस यहाँ पे उपस्थित हैं, उन द्वारा राज्यसभा में एक उत्तर दिया गया, उनको बधाई भी देते हैं। उनका अच्छा आपकी पार्टी में पदोन्नति होने जा रही है। कुल मिलाकर कहें तो लगभग यूपी बीजेपी अध्यक्ष का नाम फाइनल कर दिया गया है और अब केवल रविवार को इसके औपचारिक ऐलान का होना बाकी रह गया है। लेकिन पंकज चौधरी के अलावा कई और नाम हैं जो यूपी बीजेपी अध्यक्ष की रेस में आगे चल रहे हैं। इसमें दूसरा सबसे बड़ा नाम धर्मपाल लोधी का है। धर्मपाल लोधी अभी यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और आरएसएस से भी जुड़े हुए हैं। क्योंकि धर्मपाल लोधी ओबीसी वर्ग से आते हैं, इसीलिए चर्चा है कि पार्टी आलाकमान धर्मपाल लोधी के नाम का ऐलान कर सकता है। धर्मपाल लोधी के अलावा केंद्र सरकार में खाद्य उपभोक्ता राज्य मंत्री बीएल वर्मा भी यूपी बीजेपी अध्यक्ष की रेस में शामिल है। बीएल वर्मा मोदी सरकार के 2 कार्यकाल में मंत्री रह चुके हैं और राज्यसभा के मौजूदा सदस्य भी हैं। अगर जनरल कोटे से बात करेंगे तो फिर 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी हरीश द्विवेदी को यूपी बीजेपी अध्यक्ष की कमान सौंप सकती है। हरीश द्विवेदी बस्ती से सांसद रहे हैं और ब्राह्मण चेहरे के तौर पर उनकी एक अच्छी खासी पहचान है। इस रेस में गोविंद शुक्ला का नाम भी है जो आगे चल रहा है। यूपी बीजेपी के महामंत्री और अभी विधान परिषद के सदस्य हैं। इनकी पहचान भी ब्राह्मण चेहरे के तौर पर ही होती है। पहले ब्राह्मणों पर विवादित टिप्पणी, फिर हाईकोर्ट पर सवाल उठाने वाले आईएएस ऑफिसर संतोष वर्मा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उन्हें बर्खास्त करने के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजने की तैयारी है। एमपी के सीएम मोहन यादव के निर्देश पर उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया गया। आईएएस संतोष वर्मा को कृषि विभाग समेत तमाम प्रभार से हटा दिया और उन्हें बिना किसी पद के जीएडी पूल में अटैच कर दिया। संतोष वर्मा के खिलाफ ये एक्शन विवादित बयानों और फर्जी दस्तावेजों के आरोप के बाद लिया गया। आरोप है कि संतोष वर्मा ने राज्य प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए पदोन्नति फर्जी आदेश तैयार करके ली, जिसके अलग अलग न्यायालयों में आपराधिक प्रकरण लंबित है। जीएडी ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर ली गई आईएएस की पदोन्नति को गलत माना, इसलिए उन्हें बर्खास्त करने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा जा रहा है।
साथ ही इस मामले में कारण बताओ नोटिस पर उनका जवाब भी संतोषजनक नहीं पाया गया। ऐसे में शासन ने उनके खिलाफ चार्जशीट जारी करने का फैसला लिया। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से हादसे की खतरनाक तस्वीरें सामने आई, जहां एक कार की ई रिक्शा से टक्कर हो गई और टक्कर इतनी जोरदार थी कि ई रिक्शा में बैठे हुए यात्रियों को गंभीर चोटें आई हैं। टक्कर ऐसी जोरदार जिसने मचा दिया हाहाकार। कार से टक्कर के बाद ई रिक्शा ऐसा पलटा जैसे वो प्लास्टिक का कोई खिलौना हो। ई रिक्शा में बैठी सवारियों में से कोई इधर गिरा तो कोई उधर। मौके पर चीख पुकार मच गई। रास्ते से गुजर रहे लोग मदद के लिए आगे आए। इस हादसे में 5 सवारी घायल हुई हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। आंध्र प्रदेश के बापतला में दर्दनाक हादसा हो गया, जहां लॉरी वाले ने सड़क के किनारे जा रही बाइक को बिना देखे ट्रक का हैंडल मोड़ दिया। इस हादसे में बाइक सवार लॉरी के नीचे आ गया। एक झटके में हाहाकार मच गया। लॉरी मुड़ी और स्कूटी उसके नीचे आ गई। भारी भरकम लॉरी ड्राइवर ने ट्रक के दाएं कोने की तरफ चल रहे स्कूटी सवार को शायद देखा ही नहीं और गाड़ी को धीमा भी नहीं किया और इसी वजह से एक्सीडेंट हो गया। हादसे में स्कूटी लॉरी के नीचे आकर पूरी तरह से बर्बाद हो गई, जबकि स्कूटी सवार बुरी तरह से घायल हो गया, जिसे अस्पताल भेजा गया। ऐसे में सड़क पर चलिए तो जरा सावधानी के साथ, ताकि जीवन सुरक्षित रहे। कोलकाता में गीता पाठ के दौरान नॉनवेज बेचने वालों से हुई मारपीट के मामले में आरोपियों को जमानत मिल गई है, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर सियासत गर्मा गई है, क्योंकि ममता बनर्जी ने गिरफ्तारी का क्रेडिट लेते हुए कहा था, एक और जहां ममता बनर्जी यूपी पर तंज कसते हुए बंगाल में अच्छी कानून व्यवस्था का दावा कर रही हैं, तो वहीं बीजेपी उन आरोपियों का स्वागत करती दिखी जिन पर गीता पाठ के दौरान 2 दुकानदारों पर मारपीट का आरोप है। तीनों को जमानत मिलने पर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने भी खुशी जताई और बंगाल की मुख्यमंत्री पर निशाना भी साधा। सीधा बताया, मैं अरेस्ट करा दिया। ये चीफ मिनिस्टर, पुलिस मिनिस्टर का इस तरीके से बात गैर कानूनी है, ये नहीं बोल सकती है। और पुलिस का जो कार्रवाई हुआ है टोटल इलीगल हुआ है। ममता बनर्जी ने गीता पाठ में हुई मारपीट का जिक्र करते हुए बीजेपी को चेतावनी दी और बंगाल के लोगों से कहा कि बीजेपी मांसाहार पर प्रतिबंध लगाना चाहती है और वो ऐसा होने नहीं देंगी, लेकिन ये बंगाल है, उत्तर प्रदेश नहीं वाले तंज से यूपी में सियासत गर्म हो गई है। और बीजेपी सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा ने ममता बनर्जी पर जोरदार हमला बोला। ममता जी ने अराजकता की जो चरम सीमा थी बंगाल में, उसको पार कर चुकी है। वो अब उनके शासन का जो दौर है वो अंतिम सांसें ले रहा है। गीता पाठ के दौरान मारपीट के तीनों आरोपियों के खिलाफ एक्शन को बीजेपी ने सनातन का अपमान करने की कोशिश बताया और दावा किया कि जल्द बंगाल में भी सनातनी परचम लहराएगा। ये चेतावनी है कि हमारी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की लहर बंगाल पहुंच रही है और आपने जो उसको छुपा के रखा है, डरा के रखा है, भगा के रखा है, वो सब चीज अब छिन्न भिन्न होने वाली है। जो भी हमारे कार्यकर्ता कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। बीजेपी के ऐसे बयानों पर टीएमसी ने भी सांप्रदायिक राजनीति का आरोप लगाते हुए पलटवार किया। बीजेपी के जो नेता है वो नींद से उनकी जब आँख खुलती है तब वो ममता बनर्जी को गाली देते हैं, वो जब सोने जाते हैं तब भी वो ममता बनर्जी और टीएमसी को गाली देते हैं। बंगाल कैसे चलेगा उसका पाठ हम बीजेपी से नहीं पढ़ेंगे। आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले में बस हादसे से हड़कंप मच गया। यहां एक बस अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। इस दर्दनाक हादसे में 10 लोगों की जान चली गई। सब इतनी तेजी से हुआ कि बस में सवार यात्रियों को संभलने या समझने का मौका नहीं मिला और बस में सवार यात्री अंदर ही दब गए, जिसमें 10 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं सूचना मिलने पर पहुंची टीम और स्थानीय लोगों ने खाई में गिरी बस में फंसे लोगों को किसी तरह बाहर निकाला, जिसके बाद घायलों को अस्पताल ले जाया गया। ये बस तेलंगाना के भद्राचलम से अन्नावरम की ओर जा रही थी।
हादसा चित्तूर मारेडू मिल्ली घाट रोड पर हुआ। गोवा के बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब अग्निकांड के आरोपी सौरभ और गौरव लूथरा को भारत लाने की कवायद तेज हो गई है और इसी प्रक्रिया के तहत लूथरा ब्रदर्स को थाईलैंड के फुकेट से बैंकॉक लाया गया, जहां दोनों को इमिग्रेशन डिवीजन सेंटर में रखा गया और वहां जरूरी औपचारिकताएं तेजी से शुरू कर दी गई ताकि दोनों को जल्द से जल्द भारत वापस लाया जा सके। दोनों भाइयों के पासपोर्ट पहले ही रद्द किए जा चुके हैं। ऐसे में दोनों को इमरजेंसी ट्रैवल सर्टिफिकेट जारी किया गया। इमरजेंसी ट्रैवल सर्टिफिकेट के लिए ही दोनों को बैंकॉक लाया गया। इमरजेंसी ट्रैवल सर्टिफिकेट तब जारी किया जाता है जब किसी भारतीय नागरिक के पासपोर्ट, वीजा या दूसरे दस्तावेज उपलब्ध ना हो या किसी कारण से वैध ना हो। भारतीय दूतावास जारी करता है इमरजेंसी ट्रैवल सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट जारी होते ही दोनों की भारत वापसी का रास्ता पूरी तरह साफ हो जाएगा। एक दिन पहले ही लूथरा ब्रदर्स को थाईलैंड पुलिस ने फुकेट से पकड़ा था। गोवा के नाइट क्लब में भीषण अग्निकांड के बाद अगले दिन सुबह ही लूथरा बंधु थाईलैंड फरार हो गए थे और फुकेट में एक होटल में रुके हुए थे, जहां से थाईलैंड पुलिस ने दोनों को पकड़ा और वहां डिटेंशन सेंटर में रखा। उनको यही फुकेट इमिग्रेशन सेंटर के अंदर एक डिटेंशन सेंटर बना हुआ है, वहीं पर उन दोनों को रखा गया है। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। दोनों लूथरा ब्रदर्स हैं, वो इसी जो इमिग्रेशन सेंटर है वो यहीं पर मौजूद है। कल से गोवा के नाइट क्लब में लगी आग के कुछ समय बाद ही लूथरा बंधु थाईलैंड फरार हो गए थे और दोनों गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार कोशिश भी कर रहे थे। दोनों ने दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका भी लगाई थी, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली। इस बीच लूथरा बंधुओं को दबोचने का ठोस प्लान तैयार किया गया और इस प्लान का ही नतीजा था कि दोनों भाई थाईलैंड पुलिस के हत्थे चढ़ गए। तो इसी के साथ ये थी आज की एबीपी रिपोर्ट। कल भी जारी रहेगी खबरों की खोज। आगे रहने के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।